आप जो भी देख रहे हैं ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में आप देख रहे हो ये एक क्यूब है, जिस क्यूब के सारे वर्टेक्स पे चार एक एक स्फीयर रखा हुआ है। अब इस हर एक स्फीयर का आप सोच लो कि अंदर जो पार्ट आ रहा होगा वो एक स्फीयर कितना आ रहा होगा। आप देखो इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी, आप हर जगह से देख पाओगे कितना आ रहा है। ये 1/8 आएगा, राइट। अब इसके आगे का वर्जन देखते हैं। अब ये स्फीयर को मैंने बड़ा कर दिया। इस स्फीयर को बड़ा करने के बाद आपको सामने ये तो क्लियरेंस प्रोवाइड दिखा, लेकिन हम ऊपर से देखते हैं। यहाँ पर भी चार, यहाँ पर भी चार, यहाँ पर भी चार, है ना, यहाँ पर भी चार और इसके इधर भी चार। तो आपको चाहिए दिख रहा है। अब यानी समझ में आ गया हो कि कितना आ रहा है। एक पार्ट अगर यहाँ से आप ड्रॉ करोगे, एक स्क्वायर वैसे ही आप फिगर करो, तो एक स्फीयर का 1/4 हिस्सा उस क्यूब के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे एक इस क्यूब बनाने में तो कितने हमारे पास जो है स्फीयर लगे, कितने एटम लगे, तो 8 टोटल लगे। उस 8 में से सबका अगर 1/8 जा रहा होगा तो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 8 × 1/8। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आई होप सो कि अब वजन आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर लें तो अब हमने प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर लें तो आपको ये हमने क्या किया, उस क्यूब को काट दिया। क्यूब को काटने के बाद आपको देखिए, आपको मैंने जो बोला था 1/8 काटने के बाद क्या हुआ, ये हुआ। यानी कि यहाँ से जो बड़ा हुआ था, ये जो था मैंने बोला था आपसे कि आप इसको इमेजिन करिए कि क्यूबिक में, तो क्या हुआ यहाँ से, ये मैंने काट दिया। काटने के बाद इसको हम देख पा रहे हैं। अब देखिए अंदर उसका उतना हिस्सा गया, यानी किसी भी एक स्फीयर को टारगेट करिए तो इसका ये हिस्सा, इसके इधर भी एक हिस्सा था, ऊपर भी ऐसे ऊपर 2 हिस्से थे, और फिर उसके बाद अलग जो इसके आधा बचा वो ठीक है। यानी कि केवल 1/8 हिस्सा अंदर हर स्फीयर का रह गया। ऐसे ही इसका रह गया, ऐसे ही इसका रह गया, ऐसे ही इससे सबका रह गया, यानी 8 के 1/8 रहे। तो इस तरह 1/8 हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब अगर किसी बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी में क्या, वैसे ही जैसे 8 स्फीयर तो देखिए रखे हुए हैं, रखे हैं ना, 8 के 8 सेम वैसे रखे हैं, लेकिन एक अलग से अंदर रखा हुआ है, ठीक। इसको भी ऐसे समझ लेते हैं, अंदर इतना स्पेस रहता है। जहाँ आप इसमें देख रहे थे अंदर यहाँ पर भी स्पेस था ना, पूरा देखिए अंदर पूरा एक स्पेस बच रहा था ना अंदर से। तो उस जगह को कवर करने के लिए उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। देखिए उसको सारे स्फीयर को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। सारे स्फीयर को बड़ा किया तो हमें क्या मिल गया, ये एक मिल गया बॉडी सेंटर्ड सेल। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या हुआ, अब इसको भी मैं काट के दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है। बॉडी सेंटर्ड को मैंने काट दिया एक क्यूबिक यूनिट सेल में। तो देखिए एक पूरा का पूरा अंदर रह गया, पूरा का पूरा रह गया अंदर, है ना, और 1/8 वैसे के वैसे ही रह गए। तो ये हमारा हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम BCC स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड में। जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल था उसी में एक आता है फेस सेंटर्ड में। तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा, हर एक फेस पे एक टुकड़े होंगे, हर एक फेस पे। यानी ये जो आपको दिख रहा है ये बॉडी सेंटर्ड नहीं है, ये आधा हिस्सा होगा। कैसे आधा हिस्सा होगा, हर फेस पे हमने एक स्फीयर डाला हुआ है। प्रिमिटिव यूनिट यानी 8 तो रहेंगे और हर फेस पे एक और रहेगा। समझ में आ रहा, देखिए 1 2 3 4 5 6 सारे फेस पे एक स्फीयर है। इसको हम बड़ा करते हैं, बड़ा किया हमने। तो ये कुछ इस तरह का, जब तक सारे के सारे टच नहीं हो जाएंगे तब तक हम उसको वैसा ही मानेंगे। अब देखिए कुछ बहुत ही टाइट पैक मिला, कोई भी स्पेस बहुत कम मिल रहा है हमको दिखने में, ठीक। अब हम इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल के टर्म में काट लेते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल के टर्म में काटा हमने तो देखा हमने कि हर उस पर आधा आधा है, राइट, हर उसमें आधा आधा है, दिख रहा है ना, आधा आधा रख गया। तो 6 फेस पे अगर आधा आधा स्फीयर गया तो कितने हो गया, 3। और ये जो कॉर्नर पर रखे हुए उन कॉर्नर का 1/8 × 8 यानी 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कितने हो गए हमारे पास, 4। ये बात समझ में आ गई आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने हर एक जगह के स्फीयर इंसर्ट करे थे। सभी जगह स्फीयर को इंसर्ट करने के बाद हम लोग एक और चीज़ देख पा रहे थे, वो ये देख रहे थे कि हम हर स्फीयर के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस मिल रहा था।
उस स्पेस को हम लोग बोलेंगे वॉइड्स। अब वो वॉइड्स क्या होता है देखते हैं। अब यहाँ आपको जो मिल रहा है चाहिए एक तरह से आप देख सकते हो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 3 ट्रायंगुलर है, उसके ऊपर एक बना हुआ है, तो उसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा होगा, कुछ इसी तरह से होता है। याद आ रहा है कि मीथेन एक सेंटर पे C रखा होता है और चारों जगह वो HH रखे होते हैं। तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? आगे चलें, ठीक है। हमने इसको बड़ा कर दिया, सारे स्फीयर को बड़ा करने के बाद आपको देखना क्या है, ये सिर्फ एक केस देख रहे हैं। इस एक केस में आप देखिए 4 एटम के बीच में एक स्पेस बन रहा है। कैसा बन रहा है स्पेस, इमेजिन कर पा रहे हैं? चलिए अच्छा, इसको हम काट लेते हैं। हमने इसको टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर में काट लिया तो क्या देखने को मिला हमें, ये आप देखो दोनों में दिखाई दे रहा है, हर एक सेंटर को मिला रहे हैं। नेक्स्ट वैसे ही इसको देखा, यहाँ पर एक 4 क्यूबिकल बनाया। इस क्यूबिकल में हमने 1 2 3 4 जगह मैंने स्फीयर नहीं देखा, इन 4 जगह स्फीयर रखा हुआ है, जिससे कि हम पता चल जाए कि टेट्राहेड्रल यहाँ भी बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। बना स्ट्रक्चर, बना वैसा ही बन गया ना जैसे उसमें बना था, सेम वैसे बन गया, यानी इस पर भी एक टेट्राहेड्रल मिल रहा है, ठीक है। बिल्कुल वही सेम स्ट्रक्चर देख पा रहे हो आप लोग, हर उसके बीच में स्पेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बात क्लियर है? ओके। अब हमने क्या करना है, उस 4 को और बना लिया, तो बाकी 4 का भी जो बनाया उसमें भी हमें मिल गया ऐसे करके, यानी कि हर जगह हमको एक क्या मिल जा रहा है, फेस सेंटर्ड में। ये फेस सेंटर्ड है ना, इस फेस सेंटर्ड में हमें हर जगह मिल जा रहा है एक वॉइड। और वॉइड एक ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, इसके अंदर का, यानी कि 6 फेस, जब 6 स्फीयर एक साथ टच करते हैं तो उसके बीच में जो वॉइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टा मतलब 8 होता है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर 8 अलग अलग डायरेक्शन बनेंगी, इसी वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं। जब 6 स्फीयर एक साथ टच होंगे तो उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल्स बोलते हैं। तो दोस्तों अभी बात करें हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी की, कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। जैसा कि आप लोगों को बता दिया पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। अब हम लोग उसको देखेंगे सिंगल पैटर्न पे, 2D स्ट्रक्चर में और 3D स्ट्रक्चर में। पैटर्न भी इसका देखेंगे, A पैटर्न, AB पैटर्न, जो मैंने आपको बताया वो क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये एक दिख रहा है आपको 1 डायमेंशनल है। इस 1 डायमेंशनल में आपको क्या एक एक करके एक बॉल मैंने लगा के रखी हुई है। इन बॉल से, स्फेरिकल बॉल से पता चल जा रहा है कि एक 1 डायमेंशनल है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको 2 डायमेंशन में ऐसे कर दिया। आपको दिख रहा है A पैटर्न है, सब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया, 5 पैटर्न ऐसे। तो ये एक 5 पैटर्न की हो गई, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसे सामने रख दिया। अब क्या करना है, इसके ऊपर इसको हमने AB पैटर्न में कर दिया। टिल्टेड है बिल्कुल, मतलब A के ऊपर थोड़ा सा B, दोनों के बीच में। यहाँ आप देख पा रहे थे, तो यहाँ क्या किया था मैंने, यहाँ एक के ऊपर जस्ट सेम रखा था। अब की बार मैंने ये जो वॉइड्स है ना, 2 ये जो वॉइड्स आपको मिल रहा था, इन वॉइड्स को भी हमने वॉइड्स के ऊपर हमने रख दिया, यानी AB पैटर्न कुछ अंतर मिला, जस्ट बगल में रखा हुआ है, तो ये कर दिया। अब इसको हम A बोल देते हैं, दूसरे वाले को B, फिर A, फिर B, फिर A, ऐसे करके, यानी AB पैटर्न एक तरह से, ठीक है। इसको मैंने 3D में देखा, कौन कौन सा A पैटर्न ही है, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखा हुआ, ये 2D हुआ। अब इसको 3D में देख लिया ऐसे, यानी कि कुछ इस तरह से। बात समझ में आ रही? इस तरह से हमने इसको टाइटली पैक रख देना है। ओके, क्लियर है बिल्कुल। अब हमने इसको टिल्टेड में देखना है। यहाँ आपको सेम दिख रहा है, लेकिन ये हमने ऊपर देखिए क्या हुआ, एक के पीछे हमने ऐसे लगाया और ऐसे लगा लिया। समझ में आ रहा है? AB पैटर्न। Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange